कभी सोचा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही मुद्दे पर कानून बना दे तो क्या होता है, किसका कानून माना जाएगा? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प कानूनी सिद्धांत को समझने वाले हैं जो इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाता है। इसे कहते हैं पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत। तो यही है वो बड़ा सवाल। जब केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है तो टकराव होने पर जीतेगा कौन? ये एक तरह की संवैधानिक रस्साकशी है जहां दोनों तरफ से ताकत लगाई जा रही है। और पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत आप समझ लीजिए उस रेफरी की तरह काम करता है जो बताता है कि फैसला किसके हक में जाएगा। और देखिए, मजे की बात यह है कि हमारे संविधान को बनाने वालों ने जानबूझकर केंद्र और राज्यों को कुछ मामलों में ऐसी शक्तियां दी हैं जो एक दूसरे के दायरे में आती हैं। मतलब ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि हमारे फेडरल सिस्टम का एक खास डिजाइन था। पर इस डिजाइन को सही से चलाने के लिए एक स्मार्ट नियम की भी तो जरूरत थी, है ना? तो ये है वो संवैधानिक पहेली। इस कानूनी ओवरलैप को सुलझाया कैसे जाए? चलिए देखते हैं कि हमारी अदालतें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कौन सा खास तरीका अपनाती हैं। असली चुनौती तो यही है कि एक अदालत ये कैसे तय करे कि कोई कानून सही है या नहीं, खासकर तब जब ऐसा लगे कि वो सरकार अपने दायरे से बाहर जाकर किसी और के मैदान में खेल रही है। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत हमारे सामने आता है। और इसका समाधान है सच्चे स्वरूप का टेस्ट। असल में यही पिथ एंड सब्सटेंस सिद्धांत का दिल है, उसकी आत्मा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझिए कि अदालतें एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह काम करती हैं। वो सिर्फ कानून को ऊपर ऊपर से नहीं देखती, बल्कि उसके कोर तक जाती हैं, उसकी असलियत को परखती हैं, ये पता लगाने के लिए कि उस कानून का असली मकसद आखिर है क्या। तो कानूनी भाषा में अगर कहें, पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब है किसी भी कानून के सच्चे स्वरूप और चरित्र को देखना। अदालतें ये सवाल पूछती हैं, इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो उसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स पर ध्यान नहीं देती, बल्कि कानून के असली लक्ष्य पर फोकस करती हैं। तो अदालतें ये करती कैसे हैं? ये एक 3 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, वो कानून के बिल्कुल मूल को देखती हैं, इसका असली मकसद क्या है। दूसरा, अगर वो मकसद कानूनी तौर पर सही है तो फिर थोड़ा बहुत ओवरलैप हो भी रहा है तो चलेगा, उसकी इजाजत है। और तीसरा, वो पूरे कानून को एक साथ देखती हैं, सिर्फ उसके नाम या टाइटल को नहीं, ये समझने के लिए कि ये असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी तुलना एक और जरूरी कानूनी विचार से करेंगे। यहां पर एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे समझना होगा। पिथ एंड सब्सटेंस ये पूछता है कि क्या ये कानून सही है, भले ही ये गलती से किसी और के दायरे में थोड़ा सा आ गया हो। जबकि एक और सिद्धांत है कॉलरेबल लेजिस्लेशन, वो ये पूछता है कहीं ये सरकार भेष बदलकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिसकी उसे इजाजत ही नहीं है। मतलब सारा खेल नियत का है। कॉलरेबल लेजिस्लेशन या छद्म विधान का मूल विचार बहुत आसान है। आप जो काम सीधे तौर पर नहीं कर सकते उसे आप घुमा फिराकर, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। ये नियम ये पक्का करने के लिए है कि सरकारें ईमानदारी से काम करें। ये सिद्धांत कोई किताबी बात नहीं है, इसे अदालतों में बार बार परखा गया है। चलिए कुछ ऐसे बड़े मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को आज इतना मजबूत बनाया है। देखिए, इस सिद्धांत का अपना एक इतिहास है। इसकी शुरुआत हुई प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वाले एक ऐतिहासिक मामले से। तब से लेकर आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनगिनत बार इस्तेमाल किया है और मजबूत किया है। और आज की तारीख में ये हमारे फेडरल सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी मामले ने एक बहुत ही जरूरी नियम तय कर दिया। शक्तियों के बीच थोड़ा बहुत ओवरलैप होना तो तय है, उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए अदालतों का काम यह है कि वो कानून के बाहरी दिखावे पर न जाएं, बल्कि उसके मूल उद्देश्य, उसके पिथ एंड सब्सटेंस को देखें। तो सवाल यह है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ वकीलों की बहस का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे संघीय ढांचे की, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की नींव है। आइए समझते हैं क्यों। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये सिद्धांत हमारे सिस्टम को काम करने देता है। ये सिस्टम में लचीलापन लाता है, जिससे बेवजह के झगड़े और गतिरोध पैदा नहीं होते।
ये केंद्र और राज्यों के बीच एक सही संतुलन बनाए रखता है और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि सरकारें असरदार तरीके से काम कर सकें। असल में ये सिद्धांत हमारे संविधान को एक जीवित और जैविक चीज की तरह देखने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये समय के साथ नई चुनौतियों और हालात के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जो हमारे कानून को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो ये सदियों पुराना कानूनी सिद्धांत भविष्य में खुद को कैसे बदलेगा और कैसे विकसित होता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान के लिए मायने रखता है।